में कुछ उसके कुछ तरीक़ों में चेंजेस लाए गए हैं, उसके कुछ पैटर्न में चेंजेस लाए गए हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। याद रखिए मैं फिर से वही बात बोल रहा हूँ कि जो चीज़ लिखी है उस पे ही बहस किया जाना चाहिए, और एज अ सिटीज़न आपको पता होना चाहिए कि क्या देश में चल रहा है। आपको एज अ यंग इंडियन आपको पॉलिटिकली एक्टिव तो नहीं, अगर आपका मन है तो एक अलग बात, लेकिन पॉलिटिकली अवेयर सबको होना चाहिए एज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो बात करते हैं क्या क्या चेंजेस हुए हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करते हैं और क्या क्या चेंजेस हुए हैं हमारे इलेक्शन के तरीके में। पहला चेंज क्या था, लोअरिंग द वोटिंग एज। पहले आपको पता है हमारी वोटिंग एज जो थी 21 साल थी, 21, बट 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब से आया, 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आया 1988 में, उसमें जो वोटिंग एज है उसको 21 साल से घटा के 18 साल कर दी गई। क्यों की गई? कि जो वाइडर पब्लिक है उनका भी रिप्रेजेंटेशन, 21 साल को आप वोट करने का अधिकार दे रहे हैं, तो उससे जो छोटे हैं 18, तो वो भी तो एक तरीके से समझदार लोग हैं ना, 19-20 साल के लोग। तो गवर्नमेंट ये देखते हुए कि यार थोड़ा सा वोटिंग एज कम कर देते हैं तो और लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा, ये था, है ना। और टोटल कितने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कितने, मतलब कोई भी चेंज तुरंत नहीं होता, विद द टाइम कुछ चेंज अभी लाया, कुछ चेंज बाद में लाया, वो इवॉल्विंग तरीका होता है। रिफॉर्म जो होता है एक इवॉल्विंग तरीका होता है, ये नहीं कि खटाखट ओवरनाइट सारी चीज़ें कर दी, धीमे धीमे चेंजेस किए जाते हैं और उसको बेहतर बनाने के लिए। जैसा कि हम आपको एग्जांपल दें, ईवीज़ का एक आप एग्जांपल लीजिए। ईवीज़ तो तुरंत इतनी सक्सेसफुल तो नहीं हो गई ना, थोड़ा टाइम लगा, फिर थोड़ा टाइम लगा, अब इस फेज़ में है, अभी और बड़ा फेज़ आएगा ईवीज़ का, तो धीमे धीमे चीज़ें बेहतर होती हैं। पहले किसी ने नहीं सोचा था कि ईवीज़ आएंगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे इतनी ज़्यादा रेंज मिलेगी, इतनी ज़्यादा स्पीड मिलेगी, लेकिन वो रिफॉर्म्स हुए ना, धीमे धीमे रिफॉर्म्स हुए ना, तो उसी को इलेक्शन में अगर अप्लाई कर तो धीमे कुछ चेंजेस अभी हुए, कुछ चेंजेस बाद में हुए, तो धीमे धीमे बेहतर की तरफ रोड मैप ही बढ़ता चला गया। तो टोटल कितने 4 रिफॉर्म्स हुए थे, 1996, 1990 और 2010। आइए देखते हैं पहला रिफॉर्म क्या होता। पहला रिफॉर्म था 1988 में, दैट इज डेप्यूटेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। द प्रोविजन वाज मेड दैट, इसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ इलेक्शन होगा वहाँ इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स होंगे, है ना, और उनके अंदर लोग काम करेंगे इन अ डिसिप्लिन की। जैसे कि यहाँ इलेक्शन हो रहा है, ये एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ इलेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे डेप्यूट होंगे इलेक्शन कमीशन जो कि 3 मेंबर कमेटी, और उसके अंदर बाकी लोग काम करेंगे एज अ डिसिप्लिनरी उसको मेंटेन करने के लिए। फिर अगला चेंज क्या था 1988 में, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रपोजल्स। इन 1980 electors were required to sign the proposal in a nomination paper for the Rajya Sabha और द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि 10% से बढ़ाकर हैज़ बीन इंक्रीज टू 10% और 10 सच इलेक्टर्स टू प्रिवेंट अ नॉन सीरियस। अब ये बताइए, अगर कुछ क्राइटेरिया ही ना रखा जाए तो कोई भी इलेक्शन के लिए खड़ा हो जाएगा ना। तो ये रखा गया इलेक्टर्स के कि उनके साथ 10% लोगों का सपोर्ट होना चाहिए, या 10 कैंडिडेट का रिटन प्रपोजल होना चाहिए कि हाँ ये इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं, है ना। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रपोजल। फिर बहुत बड़ा एक रिवोल्यूशन आया इलेक्शन में, जो कि क्या था, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसे बहुत ही एक डिप्लोमेटिक या बहुत ही चर्चा या बहुत ही कंट्रोवर्सी का भी एक विषय रहा है, और शायद ये रहता हुआ भी आएगा कि जैसे कि हम टेक के ज़माने में रह सकते हैं, लोगों ने बहुत अफवाह उड़ाई कि ईवीएम हैक हो सकता है। इसमें मैं अपनी कोई राय तो नहीं दूंगा, सब समझदार हैं, सबकी अपनी अपनी राय है। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का चलन कब आया। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम मशीन यूज हुई थी 1989 में। द प्रोविजन वॉज मेड टू फैसिलिटेट द यूज ऑफ ईवीएम। इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम वॉज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1998। प्रपोजल दिया गया था 1989 में, यूज कब हुई 1989 में, और कुछ एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे हुई थी, सेलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंसी। जैसे हमने बताया कि कोई भी चीज़ तुरंत हर जगह अप्लाई नहीं हो सकती है, उसको कहीं छोटे जगह पे देखा जाएगा, अच्छा ये एप्लीकेबल है, प्रैक्टिकल है, फिर उसको बड़े एरिया पे अप्लाई कर। तो इसीलिए जब ईवीएम लाया गया तो उसका पहला यूज़ 1998 में किया गया, कुछ सेलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंसीज में किया गया। जैसे कि वो सेलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंसीज किस किस स्टेट की थी,
राजस्थान की थी, मध्य प्रदेश की थी, दिल्ली की थी। और ईवीएम को एक पूरे एंटायर असेंबली के इलेक्शन के लिए कब यूज़ किया गया? 1999 में गोवा के इलेक्शंस में, है ना। जैसे क्या होता है, कोई भी चीज़ जब आती है तो वो पहले उसका छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि ऐसा सक्सेसफुल है कि नहीं, फिर उसका थोड़ा बड़ा एक्सपेरिमेंट किया जाता है, फिर उसको वाइड लेवल पे अप्लाई किया जाता है। तो ऐसे ही वो ईवीएम का सबसे पहला यूज़ 1998 में हुआ, है ना। कुछ सेलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, जैसे कि दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, फिर उसका ऑल ओवर वो यूज़ एंटायर जनरल असेंबली के लिए कहाँ हुआ? गोवा में यूज़ हुआ। फिर आता है बूथ कैप्चरिंग। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बूथ कैप्चरिंग। जैसे कि हम जानते हैं उत्तर प्रदेश बाहुबलियों का स्टेट है ना, कहने की मजाक की बात है, लेकिन जैसे हमने फिल्मों में देखा है कि गुंडे बदमाश आके ईवीएम बूथ्स को लूट लेते थे, किसी को वोट करने नहीं देते थे, है ना। तलवारें लेके खड़े, जो हमने अपनी पुरानी बॉलीवुड, जैसे कि हम बड़े हुए बॉलीवुड फिल्में देख के बड़े हुए ऑफ कोर्स, तो वहाँ पे जो करंट एमएलए के गुंडे होते थे वो पोलिंग बूथ पे खड़े हो जाते थे हथियार लेके, किसी को आने नहीं देंगे, किसी को वोट नहीं डालने देंगे, और उन्हीं के लोग उनको वोट कर देते थे, तो वो अल्टीमेटली जीत जाए। जैसे कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहाँ का एक करंट एमएलए, उसके 100 गुंडे हैं, तो ईवीएम पे आके खड़े हो जाते थे। आज वो किसी को वोट डालने ही नहीं देते थे, और वही 100 लोग इनके फेवर में वोट डाल देते। तो ऐसा हुआ है एक दो बार कि जो करंट एमएलए, वो एमएलए बना ही रह गया है काफ़ी सालों तक। जैसे कि हमने बॉलीवुड फिल्मों में देखा है, तो उसी को कहते हैं बूथ कैप्चरिंग, कि जनता को पोलिंग स्टेशन तक पहुंचने ना देना, या पहुंचने देना तो उनके अकॉर्डिंग वोट ही ना करने देना, बाय द यूज ऑफ पावर और एनीथिंग। फिर क्या आता है? इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी। अब क्या आता है, जब हम इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी, वो होता है कि एक आइडेंटिटी एज ए, जैसे हमारे स्कूल में आइडेंटिटी कार्ड होता है, वैसे एक इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड होता है। द यूज ऑफ इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड और इलेक्शन कमीशन इज श्योरली मेकिंग द, जब किसी का आइडेंटिटी कार्ड होता है तो उसको पहचानने में आसानी होती है। जैसे मान लीजिए मैं जयदीप हूँ, तो मेरे नाम पे 3-4 जयदीप हो तो पहचानने में दिक्कत, लेकिन मेरे पास फोटो आइडेंटिटी रहेगी कि नहीं मैं ही जयदीप हूँ, तो लोगों को पहचानने में आसानी हो जाएगी। तो वही लिखा है, द यूज ऑफ इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी इलेक्शन कमीशन इज श्योरली मेकिंग द इलेक्ट्रल प्रोसेस सिंपल। अब फोटो आइडेंटिटी तो सिंपल, स्मूथ और कुकर, मतलब तुरंत चीज़ें हो रही हैं। द डिसीजन वॉज टेकन बाय इलेक्शन कमीशन इन 1993। और डिसीजन कब लिया गया था कि इलेक्ट्रल फोटो आइडेंटिटी होनी चाहिए? 1993 में लिया गया था, टू यूज द फोटो आइडेंटिटी कार्ड। द यूज ऑफ फोटो आइडेंटिटी कार्ड थ्रू आउट द कंट्री चेक द बोगस। ये क्यों यूज किया था? कि जो बोगस वोट ना पड़े, से मैं जयदीप हूँ, मेरे ही नाम पे 3-4 वोट पड़ गए, तो वो दिक्कत की बात है। और लेकिन जब तक मेरी फोटो आइडेंटिटी रहेगी, कि मेरा एक फिक्स आइडेंटिटी कार्ड रहेगा, उस पर मेरा फिक्स फोटो रहेगी, तो बोगस वोट्स नहीं पड़ पाएंगे ना। क्योंकि जयदीप नाम के अलग अलग इंसान भले हो सकते हैं, लेकिन एज ए ह्यूमन जयदीप तो एक ही है ना, एक आइडेंटिटी कार्ड स्पेसिफिक है ना। तो वही बोगस वोटों को बचाने के लिए फोटो आइडेंटिटी कार्ड का यूज़ किया गया था। और ये होता है इलेक्टोरल रोल, जो होता है वो हर ईयर रिवाइज किया था। कि इलेक्टोरल रोल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। कि मान लीजिए जनता है ना, कुछ 16 के हैं, कुछ 17 साल के हैं, कुछ 18 के हैं, तो हर साल कोई ना कोई 18 साल का हो रहा है ना, हर साल। जैसे हम स्टोरीज देखते हैं लोग कि आई एम बिकमिंग 18 रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, वो कहने की बातें हैं, 18 साल में कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 18 साल में आप इतने अवेयर तो हो सकते हैं कि आप अपनी गवर्नमेंट चुन पाए। तो हर साल लोग 18 साल के हो रहे हैं ना, तो उसको अपडेट करने के प्रोसेस को ही इलेक्टोरल रोल में एडिशन लोगों का जो होता है उसी कहते हैं अपडेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल। तो वहीं लिखा है, द इलेक्टोरल रोल इज नॉर्मली रिवाइज्ड एवरी ईयर ऑन द 1 जनवरी। 1 जनवरी को जहाँ हम लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, वहाँ पे हमारी इलेक्शन कमिटीज़ इलेक्टोरल रोल को अपडेट कर रही होती हैं एज अ क्वालिफाइंग डेट, है ना। एवरी सिटीजन हु इज अटेंड द एज ऑफ 18 और अबव आर एलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन द इलेक्टोरल पोल। जैसे होता है कि जो भी इंसान उस दिन 18 साल का हो जाएगा, उसको वोट देने का अधिकार हो जाएगा। फिर आता है इलेक्टोरल रिफॉर्म ऑफ 1996। इलेक्टोरल रिफॉर्म क्या थे 1996 के? इन 1990 जो नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट थी, जो वीपी सिंह द्वारा उसके अपॉइंट हुए थे, उन्होंने एक कमेटी बनाई। कमेटी मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ मेंबर्स जो कि बहुत एक्टिव हो, या
पॉलिटिकली एनहांस्ड हो या पॉलिटिकली इन्फॉर्म्ड हो, राइट टर्म ये कहेंगे। तो इन 1919 नेशनल फ्रंट headed by VP Singh appointed a committee of electoral reform under the chairmanship of दिनेश गोस्वामी। एक कमेटी बनाई इलेक्टोरल रिफॉर्म की, बताइए दिनेश गोस्वामी जी उसके हेड थे। तो दिनेश गोस्वामी से हेडेड द्वारा एक कमेटी बनाई गई, पूछा बताया कि यार रिपोर्ट तैयार कीजिए कि क्या क्या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, इलेक्शन प्रोसेस में क्या रिफॉर्म्स की ज़रूरत। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट की, 1919 इनकी कमेटी ने रिपोर्ट कब सबमिट की, 1990 में सबमिट की। और उन्होंने कुछ रिफॉर्म सजेस्ट किए और कुछ रिफॉर्म्स उसमें से अपनाए गए जो इम्प्लीमेंट किए गए 1996 में। इलेक्टोरल रिफॉर्म 1996 क्या था, वीपी सिंह द्वारा जो गवर्नमेंट हेड की जा रही थी उन्होंने एक कमेटी बनाई जिसके हेड थे दिनेश गोस्वामी। उन्होंने, जो कि अपने समय क्या थे, लॉ मिनिस्टर थे अपने समय के। दिनेश गोस्वामी पढ़िएगा, लॉ मिनिस्टर बहुत बेहतरीन आदमी थे, उनके बारे में पढ़िएगा कभी समय मिले तो, ऐसे बता रहा हूँ, लॉ मिनिस्टर थे वो। तो उन्होंने वो उस कम्युनिटी के हेड थे। तो उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स बनाए, लोगों के साथ बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग की, बनाया कि ये ऐसे ऐसे रिफॉर्म होने चाहिए। और उन्होंने रिपोर्ट अपनी सबमिट की 1990 में, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। और वो इम्प्लीमेंट कब हुआ, 1996 में, है ना। और अब देखते हैं कौन कौन से रिफॉर्म एक्सेप्ट हुए, है ना। अब सारे रिफॉर्म तो वेरी ऑब्वियस कि किसी की 100% बातों पे एग्री करना किसी पॉलिटिकल लीडर के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। प्रैक्टिकली बात करें कि उसे सिर्फ रिफॉर्म नहीं, उसे अपना वोट बैंक भी देखना है। और एक जनरल बात है कि आप हर किसी की बात पे 100% एग्री नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप कुछ बातों पे एग्री कर सकते हैं, कुछ बातों पे आप एग्री नहीं कर सकते, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप कुछ बातें इंप्लीमेंट करनी पड़ती। तो वही यहाँ पे हुआ था। लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट पहला रिफॉर्म था जिन्होंने सजेस्ट किया था, जो इम्प्लीमेंट हुआ था। मीन्स दैट इट इज़ क्लासीफाइड दैट ईदर द कैंडिडेट इज फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी और इररिकॉग्नाइज्ड पार्टी। चाहे वो कैंडिडेट किसी रिकॉग्नाइज्ड पार्टी का हो, चाहे अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी का हो, या चाहे वो इंडिपेंडेंट हो, उनका नेम जो हुआ, जो इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, बैलेट पेपर पे अपीयर होना चाहिए विथ नेम। जैसे ये बैलेट पेपर है, साइड में उनकी फ़ोटो और उनकी डिटेल होनी चाहिए बैलेट पेपर पे। ये रिफॉर्म था। और ये भी, और दूसरा रिफॉर्म, पहला रिफॉर्म समझ में आया कि कैंडिडेट अपने अपने नाम लिस्ट करें बैलेट पेपर पे उनके नाम, उनके बारे में हल्की फुल्की डिटेल होनी चाहिए। फिर आता है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर इंसल्टिंग अ नेशनल ऑनर एक्ट। और एक कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ, अगर उसने कोई ऐसा काम किया जो नेशनल ऑनर एक्ट के अंदर आता है। अ पर्सन हु इज कन्विक्टेड, जैसे मैंने बताया कि द पर्सन हु इज कन्विक्टेड फॉर फॉलोइंग ऑफेंस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट 1971 is disqualified to contest the election to the parliament or state legislative assembly for 6 year। अगर उसका नाम आता है इंसल्ट फॉर नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के अंदर, तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा इलेक्शन हो, चाहे स्टेट असेंबली इलेक्शन हो, और 6 साल के लिए उसे बैन किया जा सकता है कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी करने से। दूसरा क्या रिफॉर्म आया था, ऑफेंस ऑफ इंसल्टिंग अ नेशनल फ्लैग। ऑफेंस फॉर क्या क्या इस एक्ट के अंदर आता है, नेशनल ऑनर एक्ट के अंदर क्या क्या अगर ये किए होगा कोई भी कैंडिडेट, तो उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ऑफेंस फॉर इंसल्टिंग नेशनल फ्लैग, ऑफेंस फॉर इंसल्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑफेंस फॉर इंसल्टिंग और प्रिवेंटिंग द नेशनल सॉन्ग। फिर दूसरा रिफॉर्म क्या था, प्रोहिबिशन ऑफ सेलिंग ऑफ लिकर एंड अदर इंटॉक्सिकेंट विद इन बिफोर द 48 आवर ऑफ द इलेक्शन। ये कहने की बात है, सच्चाई आपको भी पता है, हमें भी पता है कि वोट किस तरीके से खरीदे जाते हैं। लेकिन हाँ, जो लिखा है उसको तो पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। पढ़ना क्या पड़ेगा, जानना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि 48 घंटे के पहले तक कोई भी इंटॉक्सिकेंट, जैसे कि मान लीजिए 20 तारीख को वोट है, तो 18 तारीख के बाद से कोई भी इंटॉक्सिकेंट या कोई भी शराब कहीं भी सप्लाई नहीं होगी। अगर वो सप्लाई होती है तो उस पर प्रॉपर सज़ा लगेगी, 6 कुछ रुपए का फाइन है, और शायद 6 मंथ्स की जेल होती है, जहाँ तक मेरे पता है। पर ये आप स्टार्ट्स चेक कर लीजिएगा एक बार, है ना। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट इन सप्लाई कॉस्ट शुड बी सब्सक्राइब। देखो,
एक और बात होती है कि ये सब रिफॉर्म आपको समझ में आ गए कि रिफॉर्म्स क्या, 1996 के रिफॉर्म्स क्या थे, क्या क्या एक्सेप्ट हुए। कैंडिडेट का लिस्ट होना, डिसक्वालीफाइंग ऑफ इंसल्टिंग और नेशनल ऑनर एक्ट के अंदर उन्होंने कोई ऐसी हरकत की गई, कैसी हरकत, जो ये 3 हरकतें मेंशन, अगर कोई ऐसी हरकत की गई होगी तो उन्हें डिसक्वालीफाई किया जा सकता है फॉर इंसल्टिंग एंड नेशनल ऑनर एक्ट अंडर नेशनल, और उनको 6 साल तक बैन किया जा सकता है यानी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करने से। फिर आता है लिकर आप सेल नहीं कर सकते विद इन अ 48 आवर ऑफ इलेक्शन, है ना। और फिर आता है डेथ ऑफ द, अब बात ये होती है कि अरे यार अगर डेथ हो गई पोलिंग के पहले किसी कैंडिडेट की तो क्या होगा, है ना। जनरली होता था कि पहले जो होता था कि दोबारा से इलेक्शन होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है कि जैसे अगर कोई कैंडिडेट अगर पार्टी का है, अगर उसकी डेथ हो गई किसी भी XYZ किसी भी रीज़न की वजह से, तो पार्टी उसी के जगह पे कोई दूसरा नाम दे सकती है। हाँ, जैसे क्या लिखा है, ऑन द डेथ ऑफ द कैंडिडेट अ पार्टी गिव द नेम ऑफ अदर कैंडिडेट ऑन दैट बिहाफ। बहुत ही रेयरली होता है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, मतलब कि अनफॉर्चुनेट इवेंट हो ही जाते हैं कभी ना कभी। अब आता है टाइम लिमिट फॉर बाई इलेक्शन, है ना। अब इलेक्शन, अगर बाई इलेक्शन होते हैं तो कब होंगे और कैसे होंगे। अगर नाउ बाई इलेक्शन आर हेल्ड इन 6 months ऑन द अकरेंस ऑफ वैकेंसी इन द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। 6 महीने के अंदर बाई इलेक्शन हो जाने चाहिए। अगर लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या XYZ कोई भी हाउस जो है हमारा, अगर वो खाली है, राज्यसभा हो गया, लोकसभा हो गया, स्टेट असेंबली हो गया, अगर वो खाली है तो विद इन 6 months बाई इलेक्शन हो जाने चाहिए। लेकिन बाई इलेक्शन कब नहीं होने चाहिए, अगर ना बाई इलेक्शन क्यों कब नहीं होने चाहिए, देखो व्हेन देयर इज अ रिमाइंडर टर्म ऑफ 6 months, अगर यानी कि 1 साल का, अगर जैसे कि 5 साल की सरकार होती, समझिएगा 5 साल की सरकार है, 4 साल तक इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया, चौथे साल इन्होंने कुछ गड़बड़ की तो मान लीजिए सरकार गिर गई, है ना, कुछ भी हो गया XYZ रीजन, कुछ भी सरकार गिर गई, तो यहाँ बाई इलेक्शन नहीं हो पाए क्योंकि 1 साल से कम का समय दोबारा इलेक्शन करा लो, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए 1 साल सरकार चली और गिर गई, है ना, तब यहाँ बाई इलेक्शन होगा। अगर आपका टेन्योर खत्म होने में 1 साल या 1 साल से कम का समय बचा तब बाई इलेक्शन नहीं होगा, तो वेस्ट ऑफ 1 साल का टर्म बचा, ऐसे तैसे चल जाएगी गवर्नमेंट, है ना। फिर आता हॉलीडे ऑफ द एम्प्लॉय ऑन द पोलिंग डे। इलेक्शन के दिन हर एक गवर्नमेंट ऑफिसर या कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हॉलीडे देता है कि जाइए आप वोट डाल के आइए। हाँ, वो अलग बात है, लोग वोट डालने के आने के बाद आराम फरमाते हैं, वो एक अलग बात है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, प्रोहिबिशन ऑफ आर्म्स। जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन हो रहा है उस और जहाँ पे पूलिंग हो रही है उसके आसपास आप आर्म्स लेके नहीं जा सकते, यानी गन्स एंड ऑल लेके नहीं जा सकते। अगर आप पाए जाते हैं तो वो एक पनिशेबल एक्ट है। जैसे कि आपने सुना होगा कि जब इलेक्शंस आते हैं ना, तो जितनी लोगों के पास उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में लाइसेंसी गन्स एंड ऑल होती हैं, उन सबको जमा करना पड़ता है, DM के आदेश के द्वारा उसको जमा करना पड़ता है। जैसे लिखा है एंट्रिंग इनटू नेबरहुड और पुलिस स्टेशन, जहाँ पे मान लो इलेक्शन हो रहा है, अगर वहाँ आस पास आप गन एंड ऑन लेके आते हैं तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस होता है। उसके लिए आपको सजा भी होगी और आपका लाइसेंस भी, जो आपके गन का लाइसेंस है, आपका गन और एम्यूनिशन सीज तो किया ही जाएगा, लेकिन आपका लाइसेंस भी जब्त कर लिया जाएगा। और फिर आता है क्या क्या इलेक्टोरल रिफॉर्म थे आफ्टर 1996 के बाद, इसको हम चलो बाद में पढ़ेंगे, ठीक। इतना पहले आप डाइजेस्ट कीजिए। चलिए, एज अ सिटीजन आपको अवेयर होना चाहिए कि पॉलिटिकली क्या चीज़ें चल रही हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, पॉलिटिकली एक्टिव हो या ना हो एक अलग बात है, लेकिन पॉलिटिकली अवेयर आपको बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि आप एक लोकतांत्रिक देश यानी डेमोक्रेसी में रहते हैं, और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक कंट्री हमारा भारत देश है। तो आपको क्या संविधान में लिखा है, क्या चल रहा है देश में, उन सब के बारे में एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन पता होना चाहिए। XYZ आप किसी भी फील्ड के हों, इट डजेंट अफेक्ट कि आप बोले कि मेरे पास काम है, मेरे पास ये, यार तुम पॉलिटिकली अवेयर तो रहो कि हाँ देश में ये चल रहा है, अपने हक के लिए तो लड़ पाओ। और द होल मोटिव ऑफ दिस सीरीज इज टू मेक द पब्लिक
अवेयर व्हाट्स गोइंग इन द सोसाइटी एंड इन द नेशन। मैं पहले भी कह रहा हूँ कि ये कोई मोनेटाइजेशन एंड ऑल का मतलब नहीं है कि अगर इस वीडियो को देख के अगर कोई एक इंसान भी पॉलिटिकली अवेयर हो रहा है तो दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर मी। मैं किसी को नहीं कहता कि आप सब्सक्राइब कीजिए नॉल कीजिए, आई एम जस्ट हेयर टू शेयर माई नॉलेज सो दैट कि एक एवरेज सिटीजन भी अवेयर हो सके पॉलिटिकली कि देश में क्या चल रहा है। वरना वही बात हो जाए कि रोड पे खड़े होकर बिना तथ्य, बिना फैक्ट और बिना नॉलेज के बहस कर रहे हो जिसका आउटकम जीरो निकलेगा। बहस करनी है तो देश के पार्लियामेंट में जाके करो ना, वहाँ इम्पैक्ट क्रिएट करो ना। एज अ सिटीजन मैं चाहता हूँ कि हमारे देश का युवा पार्लियामेंट में जाके बैठे। खुद सोचो, एक पढ़ा लिखा युवा जब जाके बैठेगा पार्लियामेंट में तो देश का नक्शा कहाँ होगा। सोचना इस बात को, थिंक ओवर इट। गुड डे, जय हिंद।